नमस्कार। आप देख रहे हैं हकीकत बातें, जहां हम आपके सामने लाते हैं वो सच जिसे मुख्यधारा की मीडिया अक्सर छुपा देती है। बिहार में पिछले 1 महीने से विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। लगभग 11,000 कर्मी, जिनकी मेहनत से बिहार का भूमि सर्वेक्षण कार्य गांव-गांव तक पहुंचा, आज न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। 16 अगस्त से ये कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 30 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और 28 अगस्त से कर्मियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। लेकिन आज सवाल ये उठता है, क्यों ये कर्मी अपने परिवार और भविष्य को दांव पर लगाकर सड़क पर उतरे? क्यों सरकार इनकी मांगों को सुनने के बजाय इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है? पीएफओ और क्यों अधिकारी और मंत्री जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरे संघर्ष की असल कहानी। पहला चरण, संघर्ष की शुरुआत 16 अगस्त 2025। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा संविदा आंदोलन शुरू हुआ। लगभग 11,000 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। इनकी प्रमुख मांगें थीं: 1. सेवा अवधि को 60 वर्ष तक बढ़ाना। 2. प्रतिवर्ष 5 वर्ष का कार्यानुभव मान्य करना। 3. समान कार्य के लिए समान वेतन। 4. नौकरी से मनमाने ढंग से निकाले जाने पर रोक। 5. ईपीएफओ में सरकार का अंशदान। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 साल तक गांव-गांव घूमकर, बारिश धूप में खड़े होकर किसानों की जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया, ताकि बिहार के राजस्व विभाग को एक नई दिशा मिल सके। लेकिन जब अपनी न्याय संगत मांगें सरकार के सामने रखीं, तो उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरा चरण, सरकार का झूठ और एनजीओ का तर्क। विभाग के मंत्री का तर्क था, ये लोग एनजीओ के माध्यम से नियुक्त किए गए थे और इनकी सेवा अवधि पूरी हो चुकी है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। इन कर्मियों की नियुक्ति सीधे बिहार सरकार द्वारा की गई थी। ये किसी एनजीओ के कर्मचारी नहीं, बल्कि राज्य सरकार के संविदा कर्मी थे। 5 साल तक सरकार ने इनसे पूरा काम लिया, पर जैसे ही इन्होंने नियमितीकरण और सेवा विस्तार की मांग की, उन्हें एनजीओ का कर्मचारी बताकर बाहर निकाल दिया गया। यह सब एक सोची समझी साजिश है, ताकि आंदोलन को अवैध साबित किया जा सके और जनता को गुमराह किया जा सके। तीसरा चरण, भूख हड़ताल और तबीयत बिगड़ना। सरकार की लगातार चुप्पी से परेशान होकर 28 अगस्त से कर्मियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई कर्मियों को अस्पताल ले जाना पड़ा। 13 सितंबर को हालात इतने बिगड़ गए कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कर्मियों से कहा, संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन अपनी जान खतरे में मत डालो। उनकी अपील पर कर्मियों ने भूख हड़ताल समाप्त की, लेकिन आंदोलन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। चौथा चरण, मुद्दा बना राष्ट्रीय। यह आंदोलन अब सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। एबीपी न्यूज, न्यूज 18 जैसे बड़े मीडिया हाउस ने इसे जगह दी है। पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को इसकी जानकारी है। लेकिन सवाल यह है, जब मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है, तो सरकार खामोश क्यों है? क्या उन्हें चुनाव का डर नहीं है? पांचवां चरण, नेताओं के बयान और वादे। 1. सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री, बिहार। आपके बहुत सारे कर्मी वापस काम पर लौट गए हैं, देखते हैं, बात करते हैं। लेकिन यह सिर्फ आश्वासन था, कोई ठोस कदम नहीं। 2. विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री, बिहार। उम्मीद किससे है? एनडीए सरकार से। नौकरी हमने दी है, आपके बारे में हम ही सोचेंगे। 3. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब कुछ कर्मी नीतीश कुमार की सभा में पहुंचे, तो प्रशासन ने उनके बैनर और पोस्टर छीन ली। मंच से नीतीश कुमार ने कहा, हमने सबको सब कुछ दे दिया है, इनकी जो मांग है उसे भी पूरा कर देंगे। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी निकली। वास्तविकता में कोई समाधान नहीं निकला। छठा चरण,
10 सितंबर का लाठीचार्ज। 10 सितंबर को आंदोलनकारी बीजेपी कार्यालय के पास शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे थे। अचानक पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज कर दिया। कई कर्मियों के सिर फट गए। महिला कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। ये सब पुरुष पुलिस कर्मियों ने किया, जबकि महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थी। कई कर्मियों को गालियां दी गईं, यहां तक कि उनकी मां को भी गाली दी गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कोई गाली देता है तो बीजेपी पूरा बिहार बंद करवा देती है। लेकिन जब पुलिस अधिकारी आंदोलनकारियों की मां को गालियां देते हैं तो सरकार चुप क्यों रहती है? 7वां चरण, बीजेपी कार्यालय का घेराव। लाठीचार्ज से गुस्साए कर्मियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार आने से पहले पार्टी ने वादा किया, 2 घंटे में प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यह वादा भी झूठा साबित हुआ। कोई वार्ता नहीं हुई। उल्टा कर्मियों को और भी अधिक बलपूर्वक हटाया गया। बाद में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 16 सितंबर की तारीख दी, जबकि विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने कहा, सिर्फ 15-20 लोग ही आंदोलन को भड़का रहे हैं। 8वां चरण, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जब विभागीय मंत्री से फोन पर बात की तो मंत्री ने दोहराया, ये लोग एनजीओ से आए हुए हैं जिनकी सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है। लेकिन सच ये है कि इन कर्मियों की नियुक्ति सीधे बिहार सरकार ने की थी। 5 साल तक काम लिया गया, लेकिन मांग रखने पर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह सिर्फ मांगों को कमजोर करने और जनता को गुमराह करने का तरीका है। 9वां चरण, न्यूज 18 चैनल और विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस महोदय के बीच बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में संवाददाता ने विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की 60 वर्ष तक नौकरी की मांग पर सवाल पूछा। इस पर एसीएस महोदय ने जवाब दिया, देखिए, इन लोगों की मांगों के बारे में न तो इन्होंने विभाग से गंभीरतापूर्वक बात करने की कोशिश की और न ही मुझे अभी तक यह स्पष्ट है कि इनकी वास्तविक मांग क्या है। अब यहां बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर एसीएस महोदय को ही यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मियों की वास्तविक मांग क्या है, तो तथाकथित संघ के मात्र 5 लोगों को बुलाकर वार्ता क्यों नहीं कर लेते? जब एसीएस महोदय को यह तक नहीं पता कि कर्मियों की मांगें क्या हैं, तो वे यह कैसे कह सकते हैं कि मांगें अनुचित हैं या फिर असामाजिक तत्व इन कर्मियों को भड़का रहे हैं? अगर विभाग का पक्ष है कि गंभीरतापूर्वक बातचीत की आवश्यकता है, तो फिर वह तस्वीर क्या दर्शाती है जिसमें केवल 2 लोग एसीएस महोदय को मांगपत्र सौंपते हुए नजर आते हैं? क्या यही गंभीर वार्ता का तरीका है? इससे यह सवाल और गहराता है कि एसीएस महोदय अपील करने पर ही इतना जोर क्यों दे रहे हैं? अगर उन्हें मांग स्पष्ट नहीं है, तो कर्मियों को बुलाकर आमने सामने वार्ता क्यों नहीं करते? सीधे संवाद के माध्यम से स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं लेते? 10वां चरण, कर्मियों से सवाल और संघर्ष का असली मकसद। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि कर्मियों और जनता दोनों से है। अगर नौकरी ही इतना महत्वपूर्ण थी, तो फिर 16 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई? अगर सिर्फ अपील करना ही समाधान था, तो फिर सरकार पर दबाव डालने के लिए संगठन पर झूठे आरोप क्यों लगाए गए कि आपके दबाव में हमने यह निर्णय लिया? जब इतना डर था, तो गर्दनीबाग में आकर मुझे हमारी मांगें पूरी करो जैसा नारा क्यों लगाया गया? क्या ये लोग वहां मनोरंजन करने के लिए आए थे या अपने उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करने आए थे? अब जब 1 महीना हड़ताल को हो गया है, तो रणभूमि से पीछे हटने का डर क्यों? क्या सरकार और विभाग के अधिकारी संविधान से भी बड़े हो गए हैं? याद रखिए, अपील का समय 45 दिन का होता है। अभी भी पूरा 1 महीना बाकी है। अगर यहां से सुनवाई नहीं होगी, तो न्यायालय का दरवाजा हमेशा खुला है। लेकिन संघर्ष अधूरा छोड़कर पीछे हटना उन हजारों परिवारों के साथ धोखा होगा जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। निष्कर्ष, लंबे समय से जारी इस संघर्ष ने एक बार फिर सरकार के दोहरे रवैये को सामने ला दिया है। एक ओर सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के वादे करती है, वहीं दूसरी ओर हजारों कर्मियों की नौकरियां छीन ली जाती हैं। जानकारों का कहना है कि इस पूरे विवाद का समाधान केवल संवेदनशील संवाद और न्यायपूर्ण निर्णय से निकल सकता है। लाठीचार्ज, झूठे वादे और अपील की राजनीति से तनातनी और बढ़ सकती है। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का यह आंदोलन
केवल 11,000 कर्मचारियों का संघर्ष नहीं है, बल्कि बिहार के हर बेरोजगार युवक की आवाज बन चुका है। उनकी लड़ाई केवल रोजगार की नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की भी है। उठते सवाल, क्या लोकतंत्र में अपने अधिकारों की मांग करना गुनाह है? क्या शांतिपूर्ण संघर्ष को अपराध साबित किया जाएगा? कर्मियों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। वहीं हकीकत बातें का कहना है कि वह सच की आवाज को उठाती रहेगी। जय हिंद।